4 जून के बाद बहुत कुछ बदला है और जो सबसे बड़ा बदलाव आया देश में वो है जनादेश। और अब जिस तरीके से संसद गर्मजोशी के साथ चल रहा है उसमें लगातार सामाजिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं और घेराबंदी जो चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं और इसमें साफ कई चीजें कांग्रेस की भी निकल कर आ रही है और भाजपा की निकल कर भी आ रही है। और भाजपा ने जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा है और ये साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब सिर्फ संविधान की कॉपी दिखाने से न्याय नहीं मिलता, उसके लिए काम करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस गिर गई और संविधान के मुद्दे पर भाजपा घेर रही है? पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, लगातार संसद की सत्र चल रहे हैं और संसद के सत्र में जिस तरीके से गर्मजोशी से ये सत्र चल रहा है, जहां पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, ना सिर्फ भिड़ रहे हैं, कई गड़े मुर्दे भी निकल रहे हैं, तो कई सामाजिक न्याय की बातें भी हो रही है। जो पिछले 10 सालों से कहीं गुम था, जो बातें कई 10 सालों से नहीं हो रही थी, वो अब 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्ष की और सामाजिक आंदोलन वाले नेता हो, वो सीधे खुलकर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। और इसी में अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कह दी, वो है ईवीएम का मुद्दा उठा संसद में और अखिलेश यादव ने साफ कहा कि महाराज ईवीएम का मुद्दा अभी भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, पूछा था जिंदा है कि मुर्दा है, मर गया। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि ईवीएम अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे ईवीएम पर जरा भी भरोसा नहीं है, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें क्यों न जीत जाऊं, मुझे ईवीएम पर तब भी भरोसा नहीं रहेगा। और जब तक ईवीएम खत्म नहीं हो जाता तब तक समाजवादी लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे, उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावर लूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी न खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गाँव की तस्वीर ये है, जो गाँव कभी गोद लिया गया था उस गाँव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गांव को गोद लेने वाली बातें भी वो सब कुछ सदन में रखकर याद दिला दिया कि क्या कुछ वादे किए गए थे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सारी बातें भी कह दी। वहीं अगर कल्याण बनर्जी की बात कर लें, जो लगातार कल से गर्मजोशी के साथ जो बयान वायरल हो रहा है और बीजेपी के 400 पार वाले की जो धज्जियां उड़ाई उन्होंने और संसद में ठहाके लगे, वो भी बेहद वायरल है और सोशल मीडिया पर अब लोग खूब मजे ले रहे हैं इसको लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी जरा सुनिए। आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार खेल शुरू हो गया था सर। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। अब बात कर ले अगर चंद्रशेखर आजाद की, तो जिसका इंतजार था और लोगों को उम्मीद थी कि सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलन से उभरे नेता चंद्रशेखर आजाद जब आएंगे और संसद में गरजेंगे तो जाहिर तौर पर सामाजिक मुद्दों पर बात होगी। और उन्होंने 2 से 4 मिनट जब उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, उस दौरान उन्होंने सारी बातें रख दी। उन्होंने नगीना अपने लोकसभा सीट की बात की, साथ में उन्होंने एक शब्द कहा, हम मरने के लिए पैदा नहीं होते हैं,
जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, पिछड़ों दलितों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उन सभी मुद्दों को उन्होंने पटल पर रखा। और अब बात करें, पहले चंद्रशेखर आजाद को सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी की बात करते हैं। भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। जितना देश दूसरों का ऐसा, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। अब राहुल गांधी की बात करते हैं, जो लगातार संविधान की कॉपियां दिखा रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी को और राहुल पूरी कांग्रेस टीम को घेर लिया है। और ना सिर्फ घेरा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कह दिया कि संसद में बच्चे का मन बहलाया जा रहा है। इनडायरेक्टली राहुल गांधी के नाम लिए बगैर ही राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि कह दिया और कह दिया कि बच्चे का मन बहलाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये कॉपियां दिखाने से सिर्फ काम नहीं चलता, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और इस तरीके से कांग्रेस को और राहुल गांधी को लगातार बीजेपी घेर रही है। और इसके साथ ही अगर आपको याद होगा एक दिन पहले का भाषण, जहां पर राहुल गांधी किस तरीके से तमाम धर्म के देवताओं और गुरुओं की जो है तस्वीर दिखाकर साबित करना चाह रहे थे कि किस तरीके से भाजपा डराती, और तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद जो विरोध हुआ और कहीं ना कहीं वो इस चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि धर्म की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी का गढ़ है। और बीजेपी ने इसमें राहुल गांधी को घेर लिया और अब जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, माफी की मांग भी की जा रही है। और उसी दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, कांग्रेस की नीतियों को याद दिला दी, कांग्रेस के दौरान की गई सभी कर्मकांड को याद दिला दिया, चाहे वो आपातकाल हो या फिर दिल्ली में सिख संगार हो। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर लिया। और अब संविधान की अगर बात करें तो मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को घेर लिया और उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग संविधान की बात करते हैं, कॉपियां दिखा रहे हैं, उनसे जरा पूछिए उन्होंने क्या किया है, सामाजिक न्याय के लिए अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया। उन्होंने ये भी गिना दिया कि जब बाबा साहब के अंतिम कार्यक्रम हो रहे थे, उस वक्त दिल्ली में एक कट्ठा जमीन नहीं दी गई कांग्रेस से। उसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 5 एकड़ में स्टडी सेंटर, बाबा साहब के नाम से स्टडी सेंटर बना कर दिया। और इसी तरीके से और साफ कह दिया कि संविधान की कॉपी दिखाने से, संविधान की बात करने से सिर्फ काम नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है। और यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो फंस गई। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है, यानी परजीवी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है अपने साथ जो सहयोगी दल है उन्हें खाने का काम करेगी, जिनके साथ रहेगी उसी को खाने का काम करेगी, उसे बर्बाद करने का काम करेगी। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सीधे सीधे ये भी कह दिया है कि कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों को भी खाएगी। जरा उनकी भी बयान सुनिए। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए? तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं के ये बयानबाजी ने
शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, और हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो डुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। इस देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो, और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। इस तमाम संसद के सत्र पर जिस तरीके से बहस, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार हो या फिर राहुल गांधी की जो तमाम जो मुद्दे उठाए वो सभी, या फिर मनोज तिवारी के बाबा साहब अंबेडकर की स्टडी सेंटर 5 एकड़ जमीन वाली, इन सभी बातों पर और जो सत्र चल रहे हैं, जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन सभी बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।